Hello friends, this is Mansi Gupta, your mentor, and we are going to study today Directors chapter Appointment and Qualification of Directors part 2. सबसे पहले आते हैं सेक्शन 150 पे मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है। तो एक जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो उसका सिलेक्शन कैसे होगा ये बता रहा है। ठीक है। तो इसमें एक डेटा बैंक में से इसका सिलेक्शन होता है। डेटा बैंक में नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन लिखे होते हैं उन पर्सन्स के जो कि एलिजिबल हैं और बनना चाहते हैं, विलिंग है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के। तो ये जो डेटा बैंक होता है किसी बॉडी, इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन के द्वारा मेंटेन होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, जिसमें उसका बंदे का एक्सपर्टाइज भी होगा और वो वेबसाइट पे लगाया जाता है। ठीक है। अब ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हमने चूज़ किया, तो वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी ये ड्यू डिलिजेंस जो एक्सरसाइज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी पे आती है, जो भी ये अपॉइंटमेंट कर रहा है। जो भी कंपनी जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए तो वो चूज़ कर रहा है, तो उस पर ही ड्यू डिलिजेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब जो अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, उसके बाद एक कि हमने इस बंदे को ही क्यों एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया, इसका जस्टिफिकेशन एक देना पड़ता है, बताना पड़ता है, और ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना पड़ता है। ठीक है। सेक्शन 150 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि जो डेटा बैंक है वो उसमें जो भी पर्सन बनना चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनका डेटा क्रिएट और मेंटेन किया जाता है। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंगली। अब सेक्शन 150 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, सीजी मैनर बता सकता है और प्रोसीजर बता सकता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आप इस तरह से सेलेक्ट करो। जो ये क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट जो सेक्शन 149 में दे रखी है उसको अब कंप्लाई करता है, उसी को ही हम सीजी ऐसा बता सकता है कि इस तरह से आप सेलेक्ट करो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। सेक्शन 150 जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज जो सेक्शन 8 में है, अंडर सेक्शन 8 है, उस पर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे कंपनीज क्रिएशन एंड बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रूल्स 2019। तो जो ये रूल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, कंपनीज रूल्स 2019 बोलते हैं। ये जो रूल्स हैं वो दिसंबर 19 के फर्स्ट डे पे आए थे। ये जो रूल्स हैं रूल 2 एंड रूल 5, ये जब ये पब्लिश हुए ऑफिशियल गजेट में उस दिन ये फोर्स में आए, माने गए। ठीक है। रूल 2 क्या बोलता है, डेफिनेशंस है। एक्ट की डेफिनेशन दे रखी है। एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013, इंस्टीट्यूट मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है। फिर उसके बाद रूल 3 क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक। तो जो इंस्टीट्यूट है वो डेटा बैंक उन पर्सनस का, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और जो एलिजिबल हैं उनका मेंटेन करेगा डेटा बैंक। ठीक है। इंस्टीट्यूट मेंटेन करेगा एक ऑनलाइन डेटा बैंक, और उसको वेबसाइट, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे डाला जाएगा। ठीक है। इंस्टीट्यूट यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो डेटा बैंक है उसमें क्या क्या होगा, डेटा बैंक में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, इनकम टैक्स, पैन, नेम, सरनेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन, फुल एड्रेस, पिन कोड के साथ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह उसके अगेंस्ट में कोई हो तो, जिस भी कंपनी में वो डायरेक्टर है या था उस कंपनी का नाम, उसका इंडस्ट्री का नेचर, उसकी डायरेक्टरशिप मतलब एग्जीक्यूटिव था, नॉन एग्जीक्यूटिव था, मैनेजिंग डायरेक्टर था या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, उनकी डेट्स के साथ कि इस डेट तक वो यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, एग्जीक्यूटिव था। ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन डेटा बैंक में अवेलेबल है वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज को प्रोवाइड की जाएगी जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए एक रीजनेबल फीस इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं। जो भी पर्सन है जिसका नाम डेटा बैंक में है वो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। वो बोल सकता है कि रेस्ट्रिक्ट कर सकता है अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंस्टीट्यूट तक। ठीक है। और कोई भी इंडिविजुअल जिसका पर्टिकुलर्स में चेंजेस कर सकता है 30 दिन के अंदर। और जो डिस्क्लेमर है वो वेबसाइट पे बताया जाएगा कि कंपनी को उसकी खुद की छानबीन करनी है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेनली ड्यू डिलिजेंस की वो कंपनी पे है, तो उसको खुद की छानबीन करनी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने से पहले।
जो इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल से एक रीज़नेबल फीस लेगी कि भाई आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, हम आपका नाम इंक्लूड कर रहे हैं तो एक फ़ीस दे दो, और कंपनी जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको भी एक फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है। रूल 4 क्या बोलता है? ड्यूटीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसको एक जो इंस्टीट्यूट है उसको कुछ चीज़ों से कंप्लाई करना है। कंपनीज रूल 2014 में जो दे रखे हैं, रूल 6, ठीक है, उसमें एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ सफिशिएंट टेस्ट होता है जिसमें कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, बेसिक अकाउंटेंसी वगैरह वगैरह का टेस्ट किया जाता है। तो ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर उसके बाद एक बेसिक स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन लेसन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। एक ऑप्शंस इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा कि कोई एडवांस टेस्ट जो दे रखा है क्लॉज ए में, उसके लिए एडवांस स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। कोई सेपरेट इंस्टीट्यूट जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये सारी चीज़ें जो भी नाम उन्होंने डेटा बैंक में इंक्लूड करे हैं, कब उन्होंने इंक्लूड करे, उनका इनकम टैक्स पैन क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ को शेयर करेंगे। और जिनके भी एप्लीकेशंस आए हैं जो रिजेक्ट हो गए किसी भी वजह से, और कब वो रिजेक्ट हुए, इसको ये लिस्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इंस्टीट्यूट शेयर करेगा। किन के नाम डेटा बैंक से हटा दिए गए, किन ग्राउंड्स पे हटाए, किस दिन हटाए, किस डेट पे हटाए, वो इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा। रूल 5 में क्या आता है? रूल 5 में पैनल है। पैनल 10 मेंबर से ज़्यादा की नहीं होगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा। किस लिए? जिससे कि कोर्सेज का आउटलाइन डिफाइन किया जा सके और स्टडी मटेरियल जो भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अब सेक्शन 151 पे आते हैं। सेक्शन 151 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड का क्या है? स्मॉल शेयर होल्डर वो बंदा होता है जो कि जिसका जो शेयर्स रख रहा है ना वो 20,000 से ज़्यादा नहीं रख रहा है, 20,000 तक वो शेयर रख सकता है, तभी वो स्मॉल शेयर होल्डर कहलाएगा। उसके ऊपर वो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं कहलाएगा। अब कोई भी लिस्टेड नहीं है, उसमें एक डायरेक्टर हो सकता है जो स्मॉल शेयर होल्डर के द्वारा आपको इलेक्ट किया गया हो उस तरह से जो कि टर्म्स और कंडीशन में बता रखा है। ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी में किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा? तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स का 1/10, जो भी इनमें से कम होगा वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के लिए एक नोटिस डालेंगे कि हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं। और ये जो लिस्टेड कंपनी है वो खुद भी इस चीज़ को एप्लीकेशन को डाल सकती है। ठीक है। अब जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होगा उसका जो नोटिस होगा वो 14 दिन पहले उसका नोटिस जाएगा कि हम इस बंदे को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। उसका जो नोटिस होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसका दिन होगा, ये बताया जाएगा कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, DIR 8 होगा। डायरेक्टर बनने के लिए वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, मतलब क्वालिफाई है, तो DIR 8 बन रहा है तो DIR 2 होगा। ठीक है। जो ये है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है तो इसका जो स्टेटस होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह होगा। ठीक है। अब इसमें स्पेशल प्रोविजंस क्या है? ये डायरेक्टर रोटेशन के द्वारा रिटायर होने के लिए लायबल नहीं है। ये जो डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो 3 साल तक रह सकता है, नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 3 consecutive ईयर। और जब भी टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो ये डायरेक्टर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है। अब डिस्क्वालिफिकेशन कब होगी? सेक्शन 164 के जो ग्राउंड्स है उसमें जब वो फॉल कर जाएगा तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो उसको वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस, और वेकेट किस में करेगा? सेक्शन 167 में करेगा। ठीक है। वेकेशन कब करना पड़ेगा? जब उसमें डिस्क्वालिफिकेशन में आ गया जो 164 में दे रखी है। 167 में जो डायरेक्टर्स वेकेट कर रहा है उन ग्राउंड्स में आ गया, या फिर अगर डायरेक्टर इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया मीट आउट करना बंद कर दिया उसने, तो भी वो क्या कर लेगा? वेकेट करना पड़ेगा उसको। ठीक है। अब जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है वो 2 कंपनीज में एक साथ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता, पर इसका एक प्रोवाइजो है, इसका एक एक्सेप्शन है कि जो सेकंड कंपनी है जिसमें वो अपॉइंट हो रहा है वो कंपीटिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए फर्स्ट कंपनी से कंपीटिंग या कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर कोई भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है जो 3 साल में वो ऑफिस होल्ड कर रहा है उसके बाद वो
उसमें नहीं कर सकता, वो किसी भी कैपेसिटी में उस कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है रिमूवल अंडर सेक्शन 169। तो जो SSD है वो रिमूव किया जा सकता है, पर 169 के अंदर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है, ये सब हमने पढ़ लिया, उसके बाद आता है सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं, जब तक कि कुछ भी आर्टिकल्स, कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं दे रखा फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में, तो जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स होंगे जो कि इंडिविजुअल है, वही फर्स्ट डायरेक्टर्स मान, कंपनी में जो भी पर्सन, जो इंडिविजुअल मेंबर है उसको हम फर्स्ट डायरेक्टर मान लेंगे, जब तक कि डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं हो जाते प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा, ठीक है। जो भी पर्सन डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो रहा है उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना ही पड़ेगा, या फिर कोई और नंबर देना पड़ेगा, जो 153 में दे रखा है। उसको DIR 8 भी देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ, ठीक है। उसको कंसेंट देना पड़ेगा, DIR 2 देना पड़ेगा, और उसको कंसेंट देना पड़ेगा कि मैं एक्चुअल में डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये जो कंसेंट है वो ROC के पास फाइल होगी 30 दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी इसके साथ लग जाएगा। फिर ये नॉन प्रॉफिट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज पे इसमें एग्जेम्पशन दे रखा है। क्या एग्जेम्पशन है? सेक्शन 152 सबसेक्शन 5, जो कि है कंसेंट बाय द डायरेक्टर्स टू द ROC, ये अप्लाई नहीं होता है नॉन प्रॉफिट कंपनीज पे। 152 सबसेक्शन 5 कंसेंट बाय द डायरेक्टर्स टू द ROC, ये अप्लाई नहीं होता है जहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अब फिर आता है सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड 7, रिटायरिंग एंड रोटेशनल डायरेक्टर फॉर पब्लिक कंपनी। ये सेक्शन सिर्फ पब्लिक कंपनी में लगता है, ठीक है। तो आर्टिकल्स में रिटायरमेंट को लेके कुछ भी दे रखा हो, पर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के जो रिटायरमेंट होगा उसका 2/3 रिटायर होगा, ठीक है। फिर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर बचे कुछ ही नॉन रोटेशनल हो जाएंगे। अब जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स है, मतलब 2/3 में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 2/3 तो क्या हो गया, रोटेशनल हो गया, और उसमें से भी रिटायरिंग कितने हुए, उसके भी 1/3 किया तो क्या आया 3, ठीक है। वो तो होल नंबर आ गया, मगर मान लो वो पॉइंट्स में आ रहे हैं, ठीक है, जैसे 4.66 आ रहा है, तो फिर हम उसका नॉर्मल राउंडिंग ऑफ करेंगे। नॉर्मल राउंडिंग ऑफ क्या होता है, अगर 0.5 से ऊपर है तो हम उसको एक कदम आगे ले जाएंगे, मतलब 4.66 से 0.5 से ज़्यादा है तो 5 काउंट करेंगे, और अगर 0.5 से कम है तो हम उसको नीचे ले जाएंगे। 4.33 है तो 4 लेंगे, ठीक है। अब रिटायर कौन होगा? सबसे पहले वो पर्सन रिटायर होगा जो कि लास्ट अपॉइंटमेंट से लॉन्गेस्ट रहा है ऑफिस में, ठीक है। और अगर कोई भी पर्सन दो पर्सन मान लो एक ही दिन पे रिटायर हो रहे हैं, तो वो रिटायर उनके एग्रीमेंट के हिसाब से वो बोलेंगे कि ठीक है मैं पहले रिटायर हो जाता हूँ, तो बोलेगा ओके। अगर उनमें एग्रीमेंट भी नहीं है तो फिर लॉट सिस्टम के द्वारा उनका रिटायरमेंट किया जाएगा, ठीक है। फिर रीअपॉइंटमेंट, जो एनुअल जनरल मीटिंग है जिसमें वो रिटायर हो रहा है, तो कंपनी को वैकेंसी फिल करनी है रिटायरिंग डायरेक्टर या किसी और पर्सन को लाके, ठीक है। अगर वो वैकेंसी फिल नहीं हुई या फिर किसी भी वजह से वो वैकेंसी फिल नहीं हुई, सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम सेम प्लेस, और अगर वो डे नेशनल हॉलीडे है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे जिसमें जो है हॉलीडे नहीं है, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर, अगर एडजर्न मीटिंग पे भी वैकेंसी फिलअप नहीं हुई तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो रीअपॉइंट मान लिया जाएगा। पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। इसमें ये एक्सेप्शन है, मतलब एक तरह से ये इन केसेस में जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो रीअपॉइंट नहीं माना जाएगा अगर ये चीज़ मीटिंग में रखी गई और सबने इसके अगेंस्ट में वोट किया, ठीक है। पुट टू द मीटिंग एंड लॉस्ट। सेकेंड है रिटायरिंग डायरेक्टर बनना ही नहीं चाहता, रीअपॉइंट होना ही नहीं चाहता, वो क्वालिफाई नहीं है या फिर वो डिसक्वालीफाई, या फिर कोई ऐसा स्पेशल या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर दिया है कि किसी और बंदे को अपॉइंट करेंगे,
या फिर 162 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस केस में एप्लीकेबल हो जाता है, तब भी रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं होगा। ठीक है। फिर जो 152 6 एंड 7 है वो गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 153। ठीक है। तो जब हम दिन अलॉट कर रहे हैं तो उसकी जो एप्लीकेशन हम लगाते हैं, जो भी बंदा दिन अलॉट कर रहे हैं, तो जो भी इंडिविजुअल जो डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो रहा है उसको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट करने के लिए। ये एक नंबर होता है जो हर डायरेक्टर के पास होता है और हर डायरेक्टर के पास होना ही चाहिए। और ये इसके लिए अलॉटमेंट के लिए एक मतलब ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है एक तरह से, और जिससे वो आइडेंटिफाई हो अलग से। ठीक है। जैसे हमारा CRO नंबर होता है ना। ठीक है। उसकी तरफ से इस तरह से होता है ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है कोई भी आइडेंटिफिकेशन जो कि मतलब दिन लेना है उसको बेसिकली। और ये जो दिन देगी कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 1 महीने के अंदर देगी। ठीक है। एक से ज़्यादा दिन नहीं रख सकता, वो 155 में ऐसे बता रखा है। फिर 156 में बता रखा है कि जो जैसे वो दिन लेगा, ठीक है, तो वो दिन लेगा तो जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है जैसे उसने दिन लिया तो 1 महीने के अंदर उसको सारी कंपनीज़ में या फिर कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है उसको बताना पड़ेगा। ठीक है। 157 क्या होता है? अगर वो दिन के बारे में ROC को नहीं बताता है तो ROC को उसको 15 दिन के अंदर बताना होता है। ठीक है। अगर वो ROC को नहीं बताता है तो उस पर पनिशमेंट लगेगी। अगर कंपनी है, जैसे कंपनी है जो भी दिन फर्निश नहीं कर पाई तो उस पर क्या पनिशमेंट लगेगी? नॉर्मल पनिशमेंट लगेगी 25,000, कंटिन्यूइंग पनिशमेंट लगेगी 100 पर डे। ठीक है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख। मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है? 1 लाख। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो नॉर्मल पनिशमेंट लगेगी 25,000। कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रवेंशन हुआ, लगातार करता ही जा रहा है ना, तो 100 पर डे और 1 लाख। ठीक है। उसके बाद है कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी जब रिटर्न इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर्स जो भी उसको फर्निश करने हैं तो उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उसमें मेंशन करना होगा उन रिटर्न में, उस इन्फॉर्मेशन में, वो डॉक्यूमेंट में जो भी वो कर रहा है। ठीक है। तो उसमें उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इंडिकेट करना पड़ेगा। अगर कोई भी इंडिविजुअल या डायरेक्टर किसी भी प्रोविज़न का उल्लंघन करता है, कॉन्ट्रावेन करता है 152, 155, 156, तो इंडिविजुअल या डायरेक्टर को पनिशमेंट लगेगी। तो नॉर्मल पनिशमेंट कितनी है? फाइन लगेगा 50,000 तक या फिर 50,000 से कम या फिर 50,000 तक। पर अगर वो करता ही गया, ये सेम चीज़ गलती करता ही गया, तो कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रवेंशन कितना होगा? 500 पर डे तक। फर्दर फाइन लेस देन और इक्वल्स टू 500 पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।